डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं श्याम मुरली मनोहर पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पेपर 09 दक्षिण एशिया में सरकार अने राजनीति। इसका यूनिट 6 हम आज अध्ययन करेंगे, भारतनी विदेश नीति, और इसका ये 5वां हिस्सा होगा जिसमें हम भारत और चीन के संबंधों की चर्चा करेंगे। भारत चीन संबंध। भारत व चीन एशिया की उभरती ऐसी शक्तियां हैं जिनकी विदेश नीति का विश्व की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम भारत और चीन को लोकेट करते हैं तो ये एशिया में दो ऐसी महाशक्तियां हैं जो अभी उभरती हुई नजर आ रही हैं। तो इनके आपसी संबंध का अगर हम देखें तो ग्लोबल स्तर पर भी प्रभाव पड़ता है। इन दोनों के बीच आपसी संबंध कैसा है, ये बहुत सारे नए मुद्दों को जन्म देते हैं या उन्हें सुलझाते हैं। इनके पारस्परिक सहयोग अथवा संघर्ष से न केवल एशियाई सुरक्षा परिवेश अपितु वैश्विक शक्ति संरचना पर भी प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। हजारों वर्षों तक तिब्बत ने एक ऐसे क्षेत्र के रूप में काम किया है जिसने भारत और चीन को भौगोलिक रूप से अलग और शांत रखा है। तो हम देखते हैं 1947 में जब भारत आजाद होता है और 1949 में चाइना तिब्बत का जो क्षेत्र था वो भारत से लगता हुआ था। उससे पहले तक चीन का कोई संकल्पना नहीं था। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच भौगोलिक सरहद का ना होने जैसा था, और ऐसी स्थिति में भारत और चीन आपसी जो उनके सीमा विवाद बाद के दिनों में देखे गए, ऐसी स्थिति उस वक्त तक नहीं थी। परंतु जब 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया और वहां पर कब्जा कर लिया, तब उसके बाद से भारत और चीन का जो भौगोलिक सरहद है वो मिलने लगा, और वहीं से ही एक तरह से फिर एक नए टसल की शुरुआत होती है। दोनों के बीच सीमा विवाद नए रूप से जन्म लेते हैं। 20वीं सदी के मध्य तक भारत और चीन के बीच संबंध न्यूनतम थे। ये मतलब कुछ व्यापारियों तक सीमित थे, या भारत से जो कुछ तीर्थयात्री चाइना को जा रहे हैं, या चाइना से जो बुद्धिज्म को मानने वाले लोग हैं वो भारत आते थे, और इस तरह से इंटेलेक्चुअल्स का ही आदान प्रदान होता था, दोनों तरफ से आना जाना होता था। दोनों देशों के मध्य व्यापक तौर पर बातचीत की शुरुआत भारत की स्वतंत्रता 1947 और चीन की जो कम्युनिस्ट क्रांति थी 1949 उसके बाद होती है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो स्वतंत्र तिब्बत के एक कहते हैं कि वोकल पक्षधर थे। मतलब वो स्वतंत्र तिब्बत की संकल्पना को मानते थे और उसके ऊपर ही बल देकर बात करते थे। और नेहरू जी का जो ये विचार था, इससे भारत और चाइना के संबंध एक तरह से उसमें खटास आता है, क्योंकि चाइना तिब्बत को रिकॉग्नाइज नहीं करता था। चाइना अपने आप में ही एक सॉवरेन राष्ट्र के रूप में खुद को स्वीकार करता था। तो तिब्बत जैसी कोई कंसेप्शन चाइना की तरफ से नहीं थी, लेकिन भारतीय जो उस वक्त के राष्ट्राध्यक्ष थे वो तिब्बत को और स्वतंत्र तिब्बत के पक्षधर थे। तो ऐसी स्थिति में भारत और चाइना के बीच जो रिश्ते होते हैं उसमें एक दरार की स्थिति उत्पन्न होती है। भारत और तिब्बत के मध्य जो आध्यात्मिक संबंध थे वो भी एक तरह से चिंता का विषय था चाइना के लिए। 1954 में नेहरू और झोउ एनलाई, इन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का स्लोगन दिया, नारा दिया, और इसके तहत उन्होंने पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे कि दक्षिण एशिया के क्षेत्र में या एशियाई क्षेत्र में शांति स्थापित हो सके। भारत और चीन के बीच जो पंचशील सिद्धांत थे वो एशिया के दोनों बड़े देशों के संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए किए गए, और इसके जो 5 मुद्दे थे वो इस प्रकार हैं कि दोनों देश एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करें, कि जो दोनों देशों की इंटीग्रिटी है, जो उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसका और सॉवरेनिटी संप्रभुता का हम सम्मान करेंगे। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में जो उनके इंटरनल अफेयर्स हैं उसमें इंडल्ज नहीं होंगे, इन्वॉल्व नहीं होंगे।
और दूसरा था कि एक दूसरे पर हमला न करे या आक्रामक रवैया न अपनाए। तीसरा था एक दूसरे के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार की कोई दखलंदाजी ना हो। चौथा, आपसी समानता और एक दूसरे के नफे नुकसान का ध्यान रखे। पांचवा था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बनाए रखना। तो ये जो पांचों प्रमुख सिद्धांत थे पंचशील के, ये एशिया में उभरते दो बड़े ताकतों के लिए एक तरह से बहुत ही जरूरी कदम थे कि यहाँ दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शांति स्थापित किया जा सके, सौहार्द का माहौल हो, कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। वर्ष 1959 में तिब्बती लोगों के जो आध्यात्मिक प्रमुख हैं दलाई लामा और अन्य जो कुछ तिब्बती शरणार्थी थे वो धर्मशाला में आके बस गए हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में। इसके पश्चात चीन ने भारत पर तिब्बत और पूरे हिमालय क्षेत्र में विस्तारवाद और साम्राज्यवाद के प्रसार का आरोप लगाया। जो चाइना की खुद की टेंडेंसी रही है विस्तारवाद की, एक्सपेंशनिज्म की, जैसा कि वो दक्षिण चीन सागर में दक्षिण पूरे एशियाई देशों के बहुत सारे हिस्सों पर क्लेम करता है कि वो सारा हिस्सा उनका है, पर ये एक तरह से उल्टा रवैया अपनाते हुए जब तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा भारत आते हैं, उनके साथ कुछ शरणार्थी जब भारत आते हैं, तो चाइना ये आरोप लगाता है कि भारत तिब्बत और हिमालयी क्षेत्र पे साम्राज्यवाद या विस्तारवाद की नीति अपना रहा है, जबकि भारत की ऐसी कोई मंशा नहीं थी। भारत उस वक्त तक एक स्वतंत्र तिब्बत का समर्थक था और इस वजह से स्वतंत्र तिब्बत की मांग करने वाले दलाई लामा को भारत में एक तरह से शरणार्थी या शरण दिया गया। चीन ने भारत के मानचित्र में प्रदर्शित 104,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर दावा प्रस्तुत किया और दोनों देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के संशोधन की मांग की। तो जो भारत और चाइना के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, 1959 में जब दलाई लामा भारत आते हैं तो वहां से चाइना को मौका मिलता है भारत पर आरोप प्रत्यारोप करने का, और उसके बाद वो 104,000 किलोमीटर के क्षेत्र पर दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा वो उसको दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है और उसको चाइना का क्षेत्र बताता है। 1962 में चाइना की जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA होती है, लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में मैकमोहन रेखा के पार भारतीय क्षेत्र में आक्रमण करते हैं, जिसके बाद दोनों देशों में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई और एक दोनों देशों के बीच युद्ध होती है। और हम देखते हैं कि यहीं से दोनों देशों के बीच एक स्ट्रेंड रिलेशन, एक खराब रिश्ते की दौर की शुरुआत होती है। फिर 1988 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो चाइना की यात्रा करते हैं और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सुधारने की वकालत करते हैं। अब हम चाइना और भारत के बीच राजनीतिक संबंधों का विश्लेषण करेंगे, उसको देखेंगे। 1 अप्रैल 1950 को भारत पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ राजनयिक संबंध, डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित करने वाला पहला गैर समाजवादी वाला ब्लॉक वाला देश बनता है। हालांकि 1962 का जो सीमा संघर्ष होता है वो दोनों देशों के बीच जो बायलैटरल रिलेशन था, द्विपक्षीय संबंध था, उसके लिए एक झटका साबित होता है। लेकिन राजीव गांधी का 1988 में चाइना जाना एक नए दौर की शुरुआत करता है भारत और चाइना के बीच द्विपक्षीय संबंधों में। वर्ष 2003 में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की यात्रा भारत और चीन के संबंधों और व्यापक सहयोग के सिद्धांतों पर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और सीमा समझौते की रूपरेखा तलाशने के लिए विशेष प्रतिनिधियों, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की नियुक्ति करने का एक पारस्परिक निर्णय लेते हैं। तो जो 1962 से या 1950 के दशक से दोनों देशों के बीच सीमा विवाद चल रहा था, उसको लेकर 2003 में एक ठोस कदम उठाया जाता है जब भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चाइना की यात्रा पर जाते हैं। तब दोनों देश पारस्परिक रूप से इस समझौते पर आते हैं कि सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों ही देशों की तरफ से स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की नियुक्ति की गई और उन दोनों ने इस तरह से निर्णय लेते हैं कि सीमा विवाद को द्विपक्षीय मुद्दा के तहत उसको हल किया जाएगा। अप्रैल 2005 में प्रधानमंत्री वेन जियापाओ की यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने शांति और समृद्धि के लिए
रणनीति और सहकारी साझेदारी की स्थापना की। पिछले एक दशक में उच्च स्तरीय यात्राओं के माध्यम से भारत चीन संबंधों का विस्तार और विविधतापूर्ण विकास हुआ है। एक तरह से मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट हुआ है दोनों देशों के बीच। 2014 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को एक करीबी विकास साझेदारी के रूप में फिर से परिभाषित किया। मई 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार चीन का दौरा किया और राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रीमियर ली केकियांग के साथ बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी ने 27-28 अप्रैल 2018 को वुहान में अपना पहला अनौपचारिक शिखर सम्मेलन किया। उसके बाद दूसरा जो अनौपचारिक शिखर सम्मेलन होता है वो 2019 में चेन्नई में भारत में आयोजित किया गया दोनों देशों के मध्य। अप्रैल मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पर हुई घटनाओं से द्विपक्षीय संबंधों पर प्रतिकूल असर पड़ा। भारत चीन सीमा जो विवाद है, जो प्रश्न है, उस पर विशेष प्रतिनिधि तंत्र की स्थापना 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान की गई थी और अब तक लगभग 23 दौर की वार्ता दोनों के बीच हो चुकी है। अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, श्री वांग यी विदेश मंत्री और तत्कालीन जो स्टेट काउंसलर थे, उनके बीच ये 23वें दौर की बातचीत हो चुकी है सीमा विवाद को सुलझाने के लिए। यदि वर्तमान संदर्भ में बात करें तो दोनों देशों के प्रतिनिधियों के मध्य समय समय पर द्विपक्षीय वार्ताओं के साथ साथ अनौपचारिक सम्मेलनों का भी आयोजन किया जाता रहा है और हम देखते हैं कि SCO समिट हो या ब्रिक्स समिट हो, इसके इतर उस सम्मेलन के अलावा भी भारत और चाइना के जो राष्ट्राध्यक्ष है वो एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं और बायलैटरल जो रिलेशन है उसको कैसे बूस्ट किया जाए, उसको कैसे बढ़ाया जाए और कैसे उसको दीर्घकालिक बनाया जाए, इसके बारे में बात करते रहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे भारत और चीन के मध्य वाणिज्यिक और आर्थिक संबंध पे। भारत और चीन ने वर्ष 1984 में एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत भारत ने चाइना को और चाइना ने भारत को, ये दोनों तरफ से म्यूचुअल मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा प्रदान किया गया। इसके पश्चात वर्ष 1994 में दोनों देशों ने दोहरे कराधान से बचने के लिए भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत और चीन के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों में काफी तेजी आई है। अगर 2000 की तुलना में देखा जाए तो जहां $3 बिलियन का दोनों के बीच में व्यापार था, 2017 में यह बढ़कर $84.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। अब हम चर्चा करेंगे भारत और चीन के मध्य सांस्कृतिक संबंध पर। भारत और चीन के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान की शुरुआत कई शताब्दी पहले की है। कुछ ऐसे साक्ष्य भी मौजूद हैं जो भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता और चीन की शांग झोउ सभ्यता के मध्य 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास वैचारिक और भाषाई आदान प्रदान को दर्शाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पहली, दूसरी और तीसरी शताब्दी के दौरान कई जो बौद्ध तीर्थयात्री थे, जो विद्वान थे, वो हिस्टोरिकल जो रेशम मार्ग है उसके माध्यम से चीन की यात्रा करते हैं। इसी तरह कई चीनी यात्री इत्सिंग, फाहियान, डेनसांग ये भी भारत की यात्रा करते हैं और इस तरह से दोनों ही तरफ से जो इंटेलेक्चुअल आदान प्रदान होता है वो पहली, दूसरी और तीसरी शताब्दी में हम ट्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा शैक्षणिक आदान प्रदान के लिए वर्ष 2003 में जो पीकिंग विश्वविद्यालय है वहां पर भारतीय अध्ययन केंद्र की स्थापना होती है। चीन में भी योग तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और हम देखते हैं कि जो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए भारत का जो प्रपोजल था उसको चाइना का भी एक तरह से सह प्रायोजक के रूप में समर्थन मिलता है। अब हम चर्चा करेंगे भारत और चीन के बीच शैक्षणिक संबंध पर। भारत और चीन ने वर्ष 2006 में एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम EEP पर हस्ताक्षर किए और यह ज्ञात करने योग्य है कि दोनों देशों के बीच शैक्षिक सहयोग को बढ़ाने के लिए यह एक बड़ा समझौता रहा। इस समझौते के तहत
भारत और चीन एक दूसरे के देश में उच्च शिक्षा प्राप्त संस्थानों के 25 छात्रों को सरकारी छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। स्टूडेंट फेलोशिप 25 स्टूडेंट्स को दिया जाता है। दोनों पक्षों के बीच शिक्षा से क्षेत्र में सहयोग के परिणाम स्वरूप चीन में भारतीय छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है और 2016-17 का जो आंकड़ा है वो बताता है कि चीन के विभिन्न विश्वविद्यालयों में भारत से लगभग 18,171 भारतीय छात्र विभिन्न विषयों में अध्ययनरत हैं। अब हम चर्चा करेंगे डोकलाम मुद्दे पर। 18 जून 2017 को हथियारों और 2 बुलडोजरों के साथ लगभग 270 भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को सड़क निर्माण करने से रोकने के लिए डोकलाम में प्रवेश किया। तो जो ये डोकलाम मुद्दा था, चाइना की तरफ से अनाधिकृत रूप से सड़कें बनाई जा रही थी, जो माना जा रहा था कि जो भारत का मित्र राष्ट्र है भूटान, उसके क्षेत्र में था। तो उसको रोकने के लिए भारत की तरफ से बुलडोजर और सैन्य दस्ता जाता है और जो वहां अनाधिकृत तरीके से निर्माण कार्य किया जाता है उसको रोकने का काम करते हैं। 16 जून 2017 को निर्माण वाहनों और सड़क निर्माण उपकरणों के साथ चीनी सैनिकों ने डोकलाम के दक्षिण की और एक मौजूदा सड़क विस्तार करना शुरू किया। ये एक ऐसा क्षेत्र जिस पर चीन के साथ साथ भारत के सहयोगी भूटान दोनों का दावा है। 28 अगस्त 2017 को चीन और भारत सीमा गतिरोध को समाप्त करने के लिए दोनों आम सहमति पर पहुंचते हैं। इसी तरह हम गलवान घाटी का मुद्दा देखते हैं, जो दोनों देशों के बीच एक तरह से विवाद की स्थिति उत्पन्न किया और दोनों देशों के बीच रिश्तों में दरार फिर से सामने आता है। 10 मई 2020 को सिक्किम जो भारतीय राज्य है उसके नाथुला दर्रे क्षेत्र में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच एक झड़प की स्थिति उत्पन्न होती है। इसमें 11 सैनिक भारतीय जो हैं वो घायल होते हैं। सिक्किम में झड़प के बाद लद्दाख में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया और कई जगहों पर सैनिकों की दोनों ही तरफ से तैनाती बढ़ाई गई। 5 जून 2020 की रात को लद्दाख में भारत और चीन के बीच गतिरोध में एक बड़ी घटना घटी और पूर्वी लद्दाख के गलवान क्षेत्र में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प के दौरान भारतीय सेना के एक कमांडिंग ऑफिसर सहित 2 जवान शहीद हो गए। तो 1975 के बाद विवादित सीमा पर यह पहली युद्ध मौतें हैं। मतलब 1962 के बाद अगर देखा जाए तो 1975 में इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है और 1975 के बाद लगभग 45 वर्षों के बाद भारत और चीन के बीच जो एक स्ट्रेन्ड रिलेशन रहता है, जो एक खराब रिश्ते दोनों के बीच उत्पन्न हुए, ऐसी स्थिति में सीमा विवाद जो बढ़ा, उसमें गलवान में हम एक बार फिर देखते हैं कि युद्ध की स्थिति में दोनों ही तरफ से सैनिक शहीद होते हैं। कुल मिला के इन झड़पों में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए और इसका भारत की तरफ से भी प्रत्युत्तर दिया गया और चीनी सेना जो अब तक मतलब इस क्षेत्र में उनका एक डोमिनेंस हुआ करता था, वो भारतीय क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करते थे और अनाधिकृत निर्माण करते थे, वो एक तरह से उनको चैलेंज के रूप में मिला और भारतीय सैनिकों का जो प्रत्युत्तर था उसमें मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अगर देखा जाए तो चीनी सेना भी एक तरह से बड़े संख्या में सैनिकों को खो देती है। भारतीय और चीनी दोनों सेनाओं के कमांडिंग अधिकारियों के बीच उच्च स्तरीय जो वार्ता होती है, उसके बाद 9 जून 2020 को चीनी सेना विवादित क्षेत्र से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर पीछे हटती है और आने वाले दिनों में इस पर दोनों ही तरफ से बातचीत जारी करने का दोनों ही तरफ से वादा किया जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, भारत और चाइना का जो रिलेशन हम देखते हैं तो उसमें एक तरह से उतार चढ़ाव की जो स्थिति थी वो प्रारंभ से लेकर अब तक जारी रही है। विद्यार्थी मित्रों, आज के भारतीय चाइना संबंध के इस अंक में इतना ही। हम फिर मिलेंगे नए किसी रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। स्वाध्यायः परः